नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जौहर ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। रामपुर, सहारनपुर और राजधानी दिल्ली में ईडी का छापा पड़ा है। 10 अलग अलग ठिकाने बताए जा रहे हैं। जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर रेड डाली गई है। आजम खां के 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच जारी है। जौहर यूनिवर्सिटी में काले धन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। फंडिंग को लेकर ईडी ने तमाम तरह के दस्तावेज खंगाले हैं। कई लोगों से पूछताछ इस मामले में हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इन सबके बीच ईडी का एक्शन, फंडिंग को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। अब ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कई ठिकाने ऐसे हैं, 10 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर रेड डाली गई है। तमाम दस्तावेज जो हैं वो जांचे जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं। और वहीं जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ओपी राजभर का स्टेटमेंट आया है। ओपी राजभर का बयान, ईडी की कार्रवाई पर ओपी राजभर का स्टेटमेंट। जौहर यूनिवर्सिटी मामले के लिए अखिलेश शिवपाल जिम्मेदार। सरकारी जमीन यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं की, ये राजभर ने सवाल उठाया है, सवाल दागा है और पूर्ववर्ती सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले के लिए अखिलेश और शिवपाल जिम्मेदार है। सरकारी जमीन यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं की, ये राजभर ने सवाल पूछा है, सवाल दागा है। ईडी की कार्रवाई एक तरफ लगातार जारी है। विदेशी फंडिंग कनेक्शन को लेकर जांच जारी है। पूरे मामले के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं और शिवपाल जी हैं। सरकार रहते हुए इन लोगों ने उस जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं किया जो सरकारी जमीनों पर बने। सरकारी जमीन थी तो वो यूनिवर्सिटी के नाम, इनकी सरकार 5 साल थी तो इन्होंने क्यों नहीं किया। और मजे की बात है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि आजम खां जी को इसी तरह तंग किया जाए, परेशान किया जाए। ये सरकार में जब सपा की सरकार थी तो बहुत परेशान किए थे अखिलेश जी को, शिवपाल जी को, तो इस नाते इस तरह का खेल हो रहा है। देखिए, मैं कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के फोन आए। बोले सर यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, फोर्स भी है और वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो तब मैं आया तो जब मैंने और हमारे फ़ोन नंबर बाई फोर्स लिए जा रहे हैं। हमने जब फ़ोन नंबर देने से मना किया तो हमें एंट्री बंद कर दी। बोले आप क्लास में पढ़ने नहीं जा सकते। और जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे, उन बच्चों को या फ़ोन नंबर नहीं थे, उन बच्चों की अंदर एंट्री ही नहीं दी गई है। ये अपने आप को ईडी वाला बताते हैं। हमसे हमारा कार्ड मांगा, हमने इन्हें अपना कार्ड दे दिया कि हम एडवोकेट हैं और हमारी ये पहचान है। लेकिन इनसे हमने कहा आप भी अपना कार्ड दे दो, तो इन्होंने अपना कोई कार्ड नहीं दिया। और इसी पर ज्यादा अपडेट बातचीत के लिए अनुज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। अनुज, ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। 10 ठिकाने हैं जहां पर ये रेड डाली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक रिएक्शन भी अभी हमने सुना जिसमें कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है सवालों के घेरे में, इन लोगों के बारे में पता नहीं कौन पूछे। क्या इस बाबत कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, कुल मिला के जो ईडी की कार्रवाई जो सुबह से चल रही है, लगातार जो ठिकानों पर रेड चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सब इसमें जांच इस बात के चल रही है जो सरकारी जो फंड था उसका गलत इस्तेमाल किया गया था। यानी सरकारी जो ठेकों जो पैसे मिले थे उसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं। आरोप इस बात की प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए सरकारी फंड को और दूसरी ओर मोड़ा गया और जिसके जरिए ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के नाम पर कई सारी बेनामी संपत्ति या यूं कहें कोई संपत्ति अर्जित की गई है, एसेट्स बनाए गए हैं। उसी को लेकर पूरी ये जो कार्रवाई है ये ईडी कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ये कार्रवाई के साफ तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि इस पे जो वित्तीय लेन देन है वो ट्रस्ट और निजी जो ठेकेदार थे उनका ही भी ब्यौरा मिला कि ट्रस्ट के और ठेकेदारों के बीच में एक लेन देन हुई है जिसकी इसकी लेकर जांच चल रही है। उसी के जरिए ठेकेदारों का जो सरकारी जो ठेके लिए गए थे उस पर जो प्रॉफिट हुआ था, जो लाभ मिला था निजी ठेकेदारों का, उसका कहीं ना कहीं उस पैसे को लेकर इस पर ट्रस्ट में लगाया गया और उसमें
यूनिवर्सिटी में लगाया गया, तो पूरे इसके सबूत मिले हैं। उसी को लेकर पूरी एक एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि ताकि ये धांधली के जो कमाए गए जो पैसे हैं, जैसे वित्तीय रिकॉर्ड के दस्तावेज, डिजिटल सबूतों का पता लगाया जा सके, और ये सब साबित होने के बाद इस पैसे का, सरकारी पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ है, ये पूरे रिकॉर्ड अपने उसमें लिया जाएगा। तो इसलिए ये अहम कार्रवाई मानी जा रही है। इसलिए सुबह से ही जो ईडी है वो अपनी सर्च ऑपरेशन कर रही है, और इसमें बड़े सबूत हाथ लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी, हालांकि विकास प्राधिकरण रामपुर ने उस पर कार्रवाई की गई, तो 40 में से 38 जो इमारत थी वो इलीगल थी। अनुज, टाइमिंग को लेकर देखिए, इसको लेकर भी सवाल तमाम उठे हैं कि अब जाकर क्यों आंखें खुल रही हैं। बहरहाल ओपी राजभर का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे इस कार्रवाई को लेकर, जिन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी मामले के लिए कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार जो है वो जिम्मेदारी, यानी अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है, शिवपाल यादव इसके लिए जिम्मेदारी। वो अगर चाहते तो सरकारी जमीन यूनिवर्सिटी के नाम करते। अब यही है बीजेपी की ओर से भी, और दानिश यहाँ के राज्य मंत्री हैं अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, उनका साफ तौर पर कहना था जो दानिश आजाद अंसारी है कि ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये बच्चों के लिए नहीं, अपनी निजी फायदे के लिए और अपने जो परिवार है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी अब्दुल्ला आजम हो, तंजीम फातिमा हो, और अपने लोगों के लिए बनाई गई यूनिवर्सिटी है, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है। इसलिए ये जो यूनिवर्सिटी जिस जगह खड़ी है, वो जो इमारत जहाँ जमीन है, वो जमीन पर जो ये यूनिवर्सिटी खड़ी है वो पूरी तरह से इलीगल है। हालांकि गाहे बगाए चाचा शिवपाल अभी बीच में गए थे आजम खान से जेल में मिलने के लिए, तो उस समय भी आजम खान ने अपना दुखड़ा रोया था कि यूनिवर्सिटी को जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले याद होगा कि साल 2024 या 23 के आसपास वहां पे जब छापेमारी की गई थी सरकार की ओर से, तो उसमें तमाम तरह के कीमती बुक्स मिले थे, कीमती सामान वहां से मिले थे। अनुज, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार दोनों तरफ से चल रहा है। जरा दर्शकों के साथ अखिलेश यादव का एक ट्वीट साझा कर लें, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे बाकायदा क्या पोस्ट उन्होंने किया है। शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले भाजपा और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ है। ईडी के छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके 1 से 2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर दिया जाए, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनुज, एक बार फिर शिक्षा विरोधी होने का आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी लगा रही है। इससे पहले जब स्कूल्स को क्लब किया गया था, सरकार ने ये हवाला देकर कि वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्कूल्स में छात्र हैं नहीं, ऐसे में उन स्कूलों को क्लब किया जा रहा है, तब भी ये सवाल उठे थे। और जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी सवाल उठ रहे हैं कि मौजूदा सरकार शिक्षा विरोधी है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दे तो नहीं बचे, पर 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर इस मुद्दे बनाने की ओर समाजवादी पार्टी प्रैक्टिस कर रही है। कैसे इसको जो जौहर यूनिवर्सिटी है, कैसे मतलब आजम खान को खुश किया जाए, इस तरह के थोड़े से सियासत को समझना होगा कि आजम खान के पास मुस्लिम वोट बैंक है, और आजम खान का रामपुर में एक समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती तो आजम खान दूसरे नंबर की सरकार हुआ करते, यानी कह सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार चला रहे हैं तो रामपुर में आजम खान चला रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए गाहे बगाए इस तरह के ट्वीट्स तो कर रहे हैं, पर इसका कोई जमीनी आधार नहीं, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है प्रशासन लेवल पे हो रही है। यानी रामपुर जो विकास प्राधिकरण है उसने अब जो दस्तावेज खंगाले, जो रिकॉर्ड चेक किए, उसमें यह पाया गया कि पूरी की पूरी 40 में से समझ लीजिए 38 इमारत पूरी इलीगल है। केवल 2 भवन जो एकेडमिक डिपार्टमेंट और दूसरा एक डिपार्टमेंट है वो केवल ठीक है, बाकी सारी अवैध तरीके से बनाई गई। यानी उस वक्त जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तूती बोलती थी और मर्जी माफिक काम कराया करते थे, और कई आप देखे होंगे आज 2027 का चुनाव है और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे जो हैं वो खोजने की तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आगे बीएसपी की तैयारी भी बताएंगे। शुक्रिया आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। ब्राह्मणों को साधने के लिए बीएसपी की तैयारी तेज हो चुकी है। सतीश चंद्र मिश्र को बीएसपी ने दी है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बीएसपी लीगल मीडिया के साथ चुनाव की भी जिम्मेदारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अब जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं 2027 के चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो अब ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने अपने मुद्दे खोज रही है, वो मुद्दे जिनके जरिए वो आने वाले चुनावों में जनता के बीच जाएंगे, मौजूदा सरकार की कमियां गिनाएंगे। अब देखिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए बीएसपी की तैयारी भी तेज हो गई। बीएसपी जो कि पिछले कुछ समय से ग्राउंड से गायब थी, नदारद थी, कई महत्वपूर्ण मसलों पर बीएसपी की मौजूदगी दिखाई नहीं दी। वही बीएसपी अब ब्राह्मणों को साधने के लिए तैयारी कर रही है। सतीश चंद्र मिश्र को बीएसपी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बीएसपी लीगल मीडिया के साथ चुनाव की भी जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ब्यूरो हेड सुशील तिवारी का रुख करेंगे। सुशील जी, बीएसपी लंबे वक्त से नदारद है,
हम ग्राउंड पर देख ही नहीं रहे। बहुत सारे मसलों पर बीएसपी की प्रतिक्रिया जहां इंपॉर्टेंट थी वहां भी नहीं थी। अब एकाएक 2027 चूंकि नजदीक है तो अब बीएसपी दिखाई दे रही है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। सतीश चंद्र मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है आने वाले वक्त में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या जनता इस बात को याद रखेगी कि लंबे समय से तो आप दूर थे, अब एकाएक चूंकि चुनाव आए हैं तो आप फिर लौट आए हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह बीएसपी लगातार जो अपनी ज़मीन खोती जा रही है, क्योंकि लगातार उसे सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो इसको लेके मायावती ने जो फार्मूला 2007 में अपनाया था, ब्राह्मण वर्ग को काफ़ी उन्होंने जोड़ा था और साथ में तमाम पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे, तो उसी की याद करते हुए मायावती ने 2007 की याद करते हुए कहीं ना कहीं जो सतीश चंद्र मिश्रा इनके बहुत ही पुराने नेता हैं बीएसपी के और एडवोकेट जनरल भी रहे, तो उनको बाकायदे जिम्मेदारी दी है लीगल की, मीडिया की और चुनाव संचालन की। यहाँ तक कि मायावती ने कहा कि जब मैं ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट देने में लगी हूँ तो विपक्ष कहीं ना कहीं घबरा रहा है और ऐसे में उनको लगता है कि विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ कर सकता है और ऐसे में कुछ षड्यंत्र कर सकता है। तो इसी को देखते हुए मायावती ने पूरी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी है और उनको उम्मीद है कि ब्राह्मण वोट जुटेगा और बीएसपी सत्ता में आएगी। लेकिन जिस तरह उनका पूरा माहौल दिख रहा है इस वक्त, क्योंकि लगातार बीएसपी का जो जमीन है खिसकती नजर आ रही है। सुशील जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुभव के आधार पे। देखिए, बीएसपी की जमीन तो हम देख रहे हैं किस तरीके से खोती नजर आ रही है, लेकिन अगर हम सतीश चंद्र मिश्र की बात करते हैं तो उनके हिसाब से अगर हम सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, फोकस में रखते हैं, तो क्या लगता है ब्राह्मण वोट बैंक आकर्षित होगा बीएसपी की तरफ? देखिए, ऐसा है कि 2007 में जब समाजवादी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने जब सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी थी तो उन्होंने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे और ये ब्राह्मण सम्मेलन काफी सफल भी हुए थे। लेकिन जिस तरह अब सतीश चंद्र मिश्रा का जो प्रभाव था वो भी ब्राह्मणों के बीच नहीं दिखता है, क्योंकि जो प्रभाव उनका पहले था वो कहीं ना कहीं बहुत उसमें कमी भी आई है। एक ब्राह्मण नेता की तरह जो इस पहले स्टेबलिश नेता थे वो भी अब नहीं रह गए हैं, तो ऐसे में नहीं लगता है कि अगर उनके आने से हो सकता है कुछ ब्राह्मण उनकी तरफ जाएं, लेकिन जो हालात दिखते हैं उससे नहीं दिखता है कि सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ ब्राह्मण आकर्षित होंगे। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा भी एक मंझे हुए पुराने नेता हैं, तो पूरा प्रयास करेंगे, तमाम ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन करेंगे और जगह जगह ब्राह्मणों को जोड़ने का काम करेंगे। और मायावती भी सोच रही है कि ब्राह्मणों को जोड़ के हो सकता है 2027 का चुनाव हम फतेह कर लें, तो इसको देखते हुए रणनीति मायावती ने अपनाई। 2007 का हवाला सुशील जी आप दे रहे, लेकिन अब 2027 के चुनाव हैं, 20 साल का वक्त बीत चुका है और जमीन से आसमान तक का अंतर आ चुका है। चुनावी रणनीतियों में भी मसले भी बहुत सारे बदल गए हैं। ऐसे में क्या चांसेस लगते हैं? देखिए, ऐसा है मोनिका कि 20 वर्ष हो चुके हैं और जो उनका एक औरा था जो सतीश चंद्र मिश्रा का, जिस तरह धमक थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़े नेता के रूप में एस्टेब्लिश हुए थे, वो राज्यसभा सांसद भी रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे मायावती सरकार में, और उनकी धाक चलती थी और वो ब्राह्मणों के बीच लोकप्रिय भी थे। लेकिन उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है और हो सकता है सतीश चंद्र मिश्रा फिर से जो तमाम उनके साथी थे उनको जोड़कर आगे बढ़ें। लेकिन जो मायावती का जो प्लान है ब्राह्मणों को जोड़ने वाला, अब ये कितना सफल होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि ब्राह्मण किस पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि हर पार्टी ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अभी जो जनेश्वर मिश्रा जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन भी किया था और तमाम ब्राह्मणों को जोड़ने की बात कही थी, तो हर पार्टी प्रयास कर रही है ब्राह्मणों को जोड़ा जाए। तो इसीलिए जो मायावती को लगता है कि अगर ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएंगे तो हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल अभी तक जो दिख रहा है उससे संभव नहीं होता दिख रहा है। शुक्रिया सुशील जी आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मिशन 2027 यानी आने वाले यूपी चुनाव को लेकर बात की है। उन्होंने बीजेपी में हुए केंद्रीय स्तर पर बदलाव और यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं। मेरे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो नितिन नवीन जी की टीम बनी है राष्ट्रीय संगठन की, उसमें क्या कहेंगे, किस तरह उत्तर प्रदेश में 8 चेहरे नए, इसमें जो 8 चेहरे आए हैं, तो इसमें किस तरह का उत्तर प्रदेश में चुनाव मिशन 2027 के लिए कितना प्रभाव? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टीम तय की है, बहुत अच्छी टीम है। उत्तर प्रदेश को
बड़ा आशीर्वाद मिला है राष्ट्रीय नेतृत्व का। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब विनोद तावड़े जी आ गए हैं उत्तर प्रदेश प्रभारी बनके और उत्तर प्रदेश की टीम भी मजबूत है, तो ऐसे में मिशन 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां बीजेपी की? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रह के काम करती है और आदरणीय विनोद तावड़े जी संगठनात्मक क्षमता के बहुत ही कुशल नेतृत्व करता हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक उन्होंने लगातार संगठन के लिए काम किया है। हम सब कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जैसे मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, काफ़ी सर्प निकल रहे हैं, सर्पदंश भी आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? सभी अस्पतालों में सर्पदंश के जो वैक्सीन है उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी जो मंडल हैं वहाँ पर तमाम सम्मेलन भी करने जा रही है और जो तमाम मजबूती के साथ वो अपने प्रचार में लगी हुई है, क्योंकि 2027 का चुनाव है, इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से आए, इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? पूरी तैयारी है। संगठनात्मक कार्यक्रम लगातार पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह के भारतीय जनता पार्टी चलाती है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी अपनी केंद्रीय टीम का गठन हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी को तय कर दिया है और विनोद जी का कार्यकाल हमेशा बहुत स्वर्णिम रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपने राजनीति की प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश का सभी कार्यकर्ता उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। उनके माध्यम ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे कि जो विकास है काफ़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, साथ में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है पूरी तैयारियों के साथ में 2027 के लिए खड़ी हुई है। कैमरामैन सरजीत से सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।